अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इक्विटी। अब लॉ ऑफ इक्विटी का जो सब्जेक्ट है इसका आज पहला लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इक्विटी। वैसे अगर देखा जाए तो टू द पॉइंट एलएलबी गाइड की जो मेरी गाइड थी एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम के लिए, इसके अंदर लॉ ऑफ इक्विटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है हमारे पास, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट में है। इसको हम आज जो है थोड़ा ब्रीफली देखेंगे कि ये कहाँ से आया और इसके जो है हम पॉइंट्स को भी क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो इक्विटी की मीनिंग क्या है। हमारे पास जो सब्जेक्ट है लॉ ऑफ इक्विटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट की मीनिंग पता होनी चाहिए। लॉ ऑफ इक्विटी, इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? इसको उर्दू के अंदर हम कहते हैं कानून मसावात। कानून मसावात भी कहते हैं हम, और इसको जो है हम कानून निस्बत भी कहते हैं। अब इक्विटी की अगर डेफिनेशन को देखें या इक्विटी की मीनिंग को देखें, इक्विटी की उर्दू में मीनिंग को देखें तो इसकी जो मीनिंग है वो हमें बताती है फेयरनेस और जस्ट। मीन्स के इंसाफ। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक है इक्विटी और एक है हमारे पास इक्वेलिटी। इक्वेलिटी और इक्विटी। इक्वेलिटी मीन्स के बराबरी और इक्विटी मीन्स के इंसाफ। अब जो इक्वेलिटी है, इक्वेलिटी तो इम्पॉसिबल है, इक्वेलिटी बराबरी तो इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि बराबरी का कानून आ जाए, इक्वेलिटी का लॉ आ जाए, तो वो जो है इम्पॉसिबल है। वो किस तरीके से कि अगर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक वर्कर है जो कि काम करता है 6 घंटे और एक और हमारे पास वर्कर है जो कि काम करता है 16 घंटे, तो इक्वेलिटी कहता है कि इन दोनों को जो है आप बराबर की सैलरी दे दो। तो अगर इस तरीके से होगा तो 16 घंटे जो काम कर रहा था वो भी डेफिनेटली 6 घंटे पर ही आ जाएगा। तो इट मीन्स कि इक्वलिटी हमारे माशरे के लिए नुकसानदा है, और हमारे माशरे के अंदर इक्वलिटी आएगी तो हमारे माशरे को इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा और जो है इक्वलिटी का लॉ नहीं चल सकता हमारे माशरे के अंदर। अब इक्विटी क्या कहता है? इक्विटी कहता है, इक्विटी मीन्स के इंसाफ लेके आना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जो है नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और एक है हमारे पास डंप एंड डीफ। दो पर्सन है हमारे पास। एक है हमारे पास नॉर्मल इंसान और एक है हमारे पास डंप एंड डीफ। तो ये जो डंप एंड डीफ है, ये मैं एक जर्नल से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इक्विटी को समझने के लिए। ये जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ये सुन भी सकता है, देख भी सकता है, बोल भी सकता है, और जो डंप एंड डीफ है जो गूंगा और बहरा है वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है। तो इक्विटी ने कहा कि कुछ ऐसा लाया जाए मार्केट के अंदर, कुछ ऐसा कानून लाया जाए कि जिससे जो डंप एंड डीफ है उसको भी फैसिलिटेट किया जा सके। किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारा टेलीविज़न है, उसके अंदर हम पॉजिटिव अगर यूज़ करें तो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? न्यूज़ चैनल्स के लिए। और जो हमारे मीडिया है हम उसको यूज़ करते हैं न्यूज़ वगैरह के लिए। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो तो इस चीज़ को सुन सकता है, और एजुकेशन की बात की जाए तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो इस चीज़ को सुन भी सकते हैं और जो है उसको समझ भी सकते हैं। लेकिन जो डंप एंड डीफ, इट मीन्स के गूंगा और बहरा है, तो वो जो एजुकेशन है उसको किस तरीके से गेन करेगा, और जो न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर मीडिया है हमारे पास जो टेलीविज़न है उसको किस तरीके से हम कहें कि उसको जो है किस तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, न्यूज़ को किस तरीके से देखेगा। तो जो डंप एंड डीफ है इसके लिए एक लॉ लाया गया, इसके लिए जो है एक रिलीफ लाया गया कि जो डंप एंड डीफ है इसके लिए अलग से सेक्टर्स बनाए जाएं जहां पर एजुकेशन, स्पेशल जो एजुकेशन हैं वो दी जाएंगी, जिसके अंदर उनको साइंस, इट मीन्स कि उनको जो है वो उंगलियों की साइंस की जो नॉलेज है वो आनी चाहिए। तो उसके लिए साइंस मतलब निशानियों, साइंस SCIENC नहीं,
SIGNS, साइंस वो वाला साइंस नहीं, यहाँ पर साइंस SIGNS, इट मीन्स के जो हमारे पास इशारे वगैरह हैं उस इशारों को समझने के लिए, जिस तरीके से हम देखते हैं कि अक्सर लोग जो है हाथ हिलाते हैं, कुछ बोलते हैं लेकिन अपने एक्सप्रेशन से जाहिर कर देते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो डंप एंड डीफ के लिए एक ऐसी चीज़ लाई गई, एक ऐसा रिलीफ लाया गया। तो आपने समझ लिया होगा इस एग्जाम्पल से कि इक्विटी क्या कहती है। फर्दर अगर हम देखें तो इक्विटी की अगर हम बात करें तो इक्विटी को आप कोर्ट के अंदर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट की मर्ज़ी है कोर्ट इसके ऊपर आपको रिलीफ दे या ना दे, कोर्ट की मर्ज़ी है कोर्ट आपको जो है इसके बदले में आपको इक्विटी दे या ना दे। फर्दर अगर हम देखें कि हमारे पास डिफेक्ट क्या हो यूके के अंदर, कॉमन लॉ के अंदर। अब यूके जो था हमारे पास, यूके के अंदर था कॉमन लॉ। कॉमन लॉ जो लॉ होता है हमारे पास, कॉमन लॉ था यूके के अंदर। अब यूके के अंदर कॉमन लॉ था तो यूके के अंदर क्या था, जूरी सिस्टम थी। जूरी सिस्टम मीन्स के जजेस वगैरह। अब जो जूरी सिस्टम थी ये सही तरीके से, इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर जो लोकेलिटी है, इट मीन्स के लोकल पर्सन्स आ सकते थे और लोकल पर्सन करप्ट भी हो सकते थे और करप्शन लेने के चांसेस ज़्यादा थे। फर्दर इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफेक्ट को देखा। इन्होंने डिफेक्ट को ये देखा कि उनके जो डिफेक्ट्स हैं जूरी सिस्टम के, वो डिफेक्ट्स क्या थे। वो डिफेक्ट्स हमारे पास ये थे कि एक तो जो रेमेडी थी जूरी के पास, वो थी रेमेडी सिर्फ कंपनसेशन के लिए। रेमेडी क्या थी, ओनली डैमेजेस। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है डैमेजेस। ये डैमेजेस ये लॉ का वर्ड है। यहाँ पर आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर देखा कि डैमेजेस क्लेम कर। डैमेजेस मीन्स क्या, डैमेजेस मीन्स कंपनसेशन। हमारे पास जो वर्ड डैमेज है, डैमेज मीन्स नुकसान, ये इंग्लिश का टर्म है, लेकिन डैमेजेस ये लॉ का टर्म है जिसके अंदर सिर्फ एस आ गया। डैमेजेस मीन्स के कंपनसेशन, कंपनसेशन। ठीक है, तो यहाँ पर रेमेडी क्या थी, सिर्फ कि सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस थे। कुछ ऐसी भी सूरत हाल होती है हमारे पास कि जहाँ पर डैमेजेस के अलावा हमें जो है वही चीज़ सेम टू सेम हम वही चीज़ गेन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम जो हमारे पास कोई रिलीफ नहीं है, नहीं था इन प्रीवियस टाइम में। अब वहाँ पर उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रेमेडी डैमेजेस थी। तो उन्होंने फर्दर देखा कि फॉर्मुलेशन क्या थी। फॉर्मुलेशन भी टू टफ टू हार्ड, उसकी जो हम कहें कि जो हमारे पास कोर्ट प्रोसीजर है वो बहुत ही टफ था कि भाई ये चीज़ भी लेके आओ, वो चीज़ भी लेके आओ, तो ज़्यादा टफ था कोर्ट प्रोसीजर। ठीक है, तो कोर्ट प्रोसीजर भी टफ था उस टाइम पे, और कॉमन लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता था किसको, ट्रस्ट को। कॉमन लॉ जो है हमारे पास डिड नॉट रिकॉग्नाइज ट्रस्ट। अभी ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट मीन जो आज हमारे पास ट्रस्ट चल रहे हैं, जितने भी ट्रस्ट वगैरह चल रहे हैं, वो सारों को कॉमन लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो हमारे पास जितने भी ट्रस्ट आज मौजूद हैं वो लॉ ऑफ इक्विटी की वजह से ही हैं। जस्ट अ सेकेंड। फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास थर्ड, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो लोगों ने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पर हमारे को इंसाफ मिलना इम्पॉसिबल है, इंसाफ हमें नहीं मिल रहा। तो लोगों ने क्या किया, लोग जो है वो लोगों ने जाना शुरू कर दिया किंग के पास। पिटीशन टू किंग। लोगों ने पिटीशन दाखिल करना शुरू कर दी, इट मीन्स कि अपनी एप्लीकेशन दाखिल करना शुरू कर दी किंग के पास। और किंग ने जब फैसले दिए तो किंग को कहा कि आप जो है एक सरचश्मे इंसाफ के, आप इंसाफ कीजिए, आप इंसाफ करते आ रहे हैं, तो आप जो है एक सरचश्मे इंसाफ के। तो किंग के पास जब किंग ने फैसले दिए तो किंग के पास ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए। फिर किंग ने फर्दर क्या किया, किंग ने फर्दर जो है एक चांसलर को, अपने चांसलर को अपॉइंट किया कि वो जो है उस मामलात को देखे। तो चांसलर जो है वो फर्दर उन मामलात को देखना शुरू कर दिया। चांसलर के अंदर
जो पादरी वगैरह हैं, जो हायर अथॉरिटी थी, तो उसको नाम दे दिया कोर्ट ऑफ चांसलरी, कोर्ट ऑफ चांसलरी। उसको नाम क्या डिक्लेयर कर दिया? कोर्ट ऑफ चांसलरी का नाम डिक्लेयर कर दिया। तो कोर्ट ऑफ चांसलरी के नाम से वो नाम निकला लॉ ऑफ इक्विटी का, कोर्ट ऑफ इक्विटी या लॉ ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी कहां से डेवलप हुआ? वहां से डेवलप हुआ। फर्दर फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपनी एक डिक्री पास की, जिस तरीके से कोर्ट जजमेंट देती है उसी तरीके से उन्होंने अपनी एक फर्स्ट डिक्री पास की 1474 में, पास फर्स्ट डिक्री उन्होंने पास की। फिर फर्दर क्या होता है कि इक्विटी जो है इंट्रोड्यूस करवाता है, इक्विटी ने इंट्रोड्यूस करवाए न्यू राइट्स। अब न्यू राइट्स कौन कौन से थे? न्यू राइट्स जैसे कि रेमेडीज़ हैं। अब रेमेडीज़ कौन सी थी? रेमेडीज़ जो है हमारे पास, जैसे कि कंपनसेशन थी प्रीवियसली, तो यहाँ पर कंपनसेशन के अलावा हटकर और भी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई रेमेडीज़। कि रेमेडीज़ सिर्फ कंपनसेशन नहीं होगी, रेमेडीज़ के अंदर कुछ और भी हो सकता है, घर वगैरह भी हो सकता है। अगर कोई घर लेना चाहता है तो वो घर भी ले सकता है, XYZ कोई और चीज़ भी ले सकता है। अब जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है हमारे पास, ये किसके पास, ये किसके अंडर आता है? ये भी सिविल कोड के अंदर आता है। अब हमें ये देखना है कि इक्विटी हमारे कॉमन लॉ के अंदर मर्ज कैसे हुआ। फर्दर उन्होंने न्यू रेमेडीज़ इंट्रोड्यूस की। तो न्यू रेमेडीज़ कौन सी है हमारे पास? जो न्यू रेमेडीज़ है हमारे पास वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पहली रेमेडी। सेकंड रेमेडी जो है हमारे पास वो क्या है? वो है रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि सेक्शन 31 से लेकर 34 तक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है। इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो है वो है रेसिग्नेशन ऑफ कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी। फोर्थ जो है हमारे पास वो है हमारे पास इंजेक्शंस। ठीक है। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसके बाद रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रेटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स मींस कैन बी कैंसल्ड इफ जो है हमारे पास, अगर हम कहें कि अगर कोई डॉक्यूमेंट में आपकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ आ जाए, रेटिफिकेशन, हम उसको रेटिफाई करना चाहते हैं, हम उसको क्या करना चाहते हैं? हम उसको रेटिफाई करना चाहते हैं, तो वो आ गया हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इट मीन्स के अगर ये कैंसिल करवाएं फ्रॉडुलेंटली, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चीज़ ऐसी आ गई जो आपकी मर्जी के खिलाफ थी, तो आप उसको जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं। फर्दर जो है हमारे पास इंजेक्शन, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, इट मीन्स के जो कोर्ट का ऑर्डर है वो कोर्ट आपको कोई ऑर्डर डिक्लेयर करते हैं कि आप ये काम करें या आप काम ना करें। अब जो हमारे पास कॉमन लॉ है, और एक है हमारे पास लॉ ऑफ इक्विटी। ये फर्दर आगे चल के एक हो गए। वो किस तरीके से एक हुए? ये इस तरीके से एक हुए कि जो इक्विटी था, अब इसके पास कोई रेमेडी नहीं थी सिवाय किसके? कंपनसेशन के। तो लॉ ऑफ इक्विटी ने क्या किया? न्यू कंपनसेशन इंट्रोड्यूस करवाई। जिस तरीके से ये न्यू कंपनसेशंस हैं, ये न्यू कंपनसेशंस लॉ ऑफ इक्विटी ने इंट्रोड्यूस करवाई। तो जूडी कार्टर एक्ट क्या कहता है इसके बारे में? जूडी कार्टर एक्ट ने इसको मर्ज कर दिया। जूडी कार्टर एक्ट 1873 से लेके जो 75 का है, उसने क्या किया? उसने जो है कहा कि इफ़ देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट इक्विलिटी विल प्रिवेल। इट मीन्स के इक्विटी क्या करता है? इक्विटी इट मीन्स के कॉमन लॉ के अंदर किसी चीज़ की अगर कमी है तो इक्विटी जो है उसको पूरा करेगा। इट मीन्स के अगर रेमेडीज़ नहीं है तो रेमेडीज़ को, इट मीन्स सप्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन लॉ, सप्लीमेंट्री लॉ है ये। अब इक्विटी ने इंट्रोड्यूस करवाई किस चीज़ को? रेमेडीज़ को। इट मीन्स के इसने सप्लीमेंट दिया किसको? कॉमन लॉ को। तो यहाँ पर जूडी कार्टर एक्ट ने कहा कि अगर
कोई भी चीज़ प्रिवेल नहीं करती तो इक्विटी उसको जो है पूरा करेगी। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का ये